to Aisha Ayat Canada Vlogs. Amina sequence करके दे, चैनल के दे, वायर के दे, लाइक के दे, शेयर एंड कमेंट करना है जल्दी जल्दी से। और ये देखे जी आयत का न्यू हेयर कट के बाद आयत की लुक चेक करें, जरा लुक चेक करें, इस लड़की की लुक चेक करें। क्यूटी पाई माशाल्लाह, बोलो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नो डोंट आउट। चलो नाश्ता बनाए। चलिए जी फ्रेंड्स, कल के व्लॉग में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आयत का हेयर कट हुआ है। सो आज मैंने कहा जरा जो डिटेल किस्म का मैंने व्लॉग बनाया था उसके हेयर कट का, मेलन हेड से हमने उसका हेयर कट करवाया था ब्रामली सिटी सेंटर में। सो वो भी आप देखें। और हम करते हैं आपसे कुछ बातें, जो कुछ क्वेश्चंस मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सो आज का व्लॉग जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा हैवी भी होगा और थोड़ा ज़्यादा रियल होगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कनाडा में एक सिंगल मॉम की मंथली एक्सपेंसेस का पूरा ब्रेक डाउन। ठीक है, बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चन बहुत दफ़ा किया है कि आपका रेंट क्या है, ग्रोसरी कितनी आती है, लाइक क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है फॉर अ सिंगल पेरेंट विद वन चाइल्ड। सो वो चीज़ें जो आज जो है ना हम डिटेल में बात करेंगे उनके बारे में, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो मोस्टली लोग डिस्कस नहीं करते। और मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि कोई भी अगर न्यू इमिग्रेंट है या कोई सिंगल पेरेंट है, कोई सिंगल मॉम है जो इस जर्नी में अकेले अपने आप को फ़ील कर रही है, वो अपने आप को अकेला ना फ़ील करे, उनको थोड़ी बहुत गाइडेंस जो मेरे इस व्लॉग से मिल सकती है वो ज़रूर मिले। तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। कनाडा की रियल लाइफ के बारे में हम बात करते हैं आपसे। कनाडा की असली ज़िंदगी क्या है, कनाडा में क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे बताती हूँ। और अपनी बेसिकली अपने डेली मंथली एक्सपेंसेस के बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूँगी कि मेरे क्या एक्सपेंसेस हैं और क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है। सो वो सारी चीज़ें आज उनके व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। डू वॉच दिस व्लॉग टिल दी एंड। और जैसे कि आयत ने कहा था कि जी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वायरल कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। सो डू दैट एज वेल। ओके, थैंक यू। खैर जी, कनाडा में सबसे बड़ा जो मेन एक्सपेंस होता है ना, सबसे पहला और सबसे बड़ा जो ख़र्चा होता है वो होता है रेंट का, या अगर आपका अपना घर है तो होता है मॉर्गेज का। सो मैं रेंट पे रहती हूँ, सो आई विल टॉक अबाउट द रेंट एक्सपेंस। सो कनाडा में रेंट लाइफ का सबसे टफ पार्ट है, क्योंकि अगर आप एक सिंगल मॉम हैं तो आपको एटलीस्ट 1 बेडरूम तो चाहिए ही चाहिए होता है, और कुछ सिनेरियोज़ में आपको 2 बेडरूम भी चाहिए होता है, स्पेशली अगर आपका बेटा है और आप एक सिंगल मॉम है। सो एट सर्टेन एज यू कैन नॉट have your child sleep with you in the same room, so he has to have his own room. So उन सिनेरियोज़ में आपको 2 बेडरूम भी चाहिए होता है। मैंने 2 बेडरूम लिया था बिकॉज रोज़ रोज़ मूविंग करना बहुत मुश्किल काम है, रोज़ रोज़ जो नई जगह ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। यही जो अपार्टमेंट आज रेंट पे लिया है, अगर यही अपार्टमेंट आज से 6 साल पहले 7 साल पहले लिया होता तो रेंट क्या ही सस्ता होता। और यही बात है कि अगर यहाँ आज जितने का मिल रहा है, आज से 4-5 साल बाद जब मुझे वाकई ज़रूरत होगी एक एक्स्ट्रा कमरे की, तब ये रेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप एटलीस्ट जहाँ पे ले रहे हैं तो थोड़ा अपना जो है ना फ्यूचर को देख के आप अपना लॉन्ग टर्म लें। सो जिन लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि जी आपको 2 बेडरूम की क्यों ज़रूरत थी, सो 2 बेडरूम की इसलिए ज़रूरत थी कि जब आप एक अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं ना, तब वो प्राइस आपकी इतनी जल्दी नहीं बढ़ती है। नए लोगों के लिए प्राइसेस फ़ौरन बढ़ जाती हैं डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिनेरियोज़, मार्केट की वो जो होता है ना डिमांड एंड सप्लाई के सिनेरियो पे डिपेंड करता है सारा कुछ। सो एवरेज जो रेंट है ना आजकल कनाडा में, दैट इज़ फॉर 1 बेडरूम इट्स एटलीस्ट 2200 to 2300 फॉर एन अपार्टमेंट। ठीक है, अगर आप बेसमेंट लेते हैं तो बेसमेंट फॉर 1 बेडरूम इज़ बिटवीन 1500 टू आई वुड से $1800-1900, डिपेंडिंग कि बेसमेंट पुरानी है या लीगल है या नहीं है लीगल, या पुरानी है या नई है, क्या मतलब क्या क्या अम्यूनिटीज़ हैं उसमें, और क्या लोकेशन है, स्पेशली कि अगर उसके पास ज़ाहिर है अगर गो स्टेशन होगा या मतलब आपका बस और ग्रोसरी स्टोर्स और ये सारी चीज़ें पास पास होंगी तो ऑब्वियसली प्राइसेस वेरी करती हैं, क्योंकि कोई एक सेट रूल तो है नहीं। सो वो प्राइसेस वेरी करती हैं। 2 बेडरूम का मिनिमम जो आजकल रेंट है वो एटलीस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम
$2,300 to $3,000 आई वुड से। 28-2900 तो कहीं नहीं गया, कुछ जगहों पे 3000 भी होता है। सबसे ज़्यादा जो मेन रेंट एक्सपेंसिव है वो वैंकूवर एंड टोरंटो सिटीज़ में है। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उनके आउटर स्कर्ट्स में अगर आप लेते हैं तो फिर वो कम से कम होता जाता है। सो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि रेंट इज़ द मेन चंक ऑफ योर सैलरी। सो रेंट इतना बल्कि होता है कि हर महीने लगता है कि हाफ सैलरी तो बस आपकी रेंट में ही निकल गई है, कई दफ़ा हाफ से ज़्यादा भी निकल जाती है, ठीक है। सो एज अ सिंगल मदर हाउसिंग जो है ना वो सबसे ज़्यादा हैवी बर्डन होता है हमारे ऊपर, स्पेशली व्हेन यू हैव नो सपोर्ट, व्हेन यू हैव नो फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम एनीवेयर, सो इट बिकम्स अ रियल बर्डन ऑन यू। सो दूसरा जो सबसे बड़ा खर्चा है वो है ग्रॉसरीज। ऑब्वियसली इंसान किसी भी जगह पे जब रहता है तो एक तो आपकी वो कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ें तो मेन है ना आपकी। सो मकान हो गया, अब हम बात करते हैं रोटी के बारे में, मीन्स के ग्रोसरीज़ और आपका जो खाने का एक्सपेंस है। ये सिर्फ वो एक्सपेंस मैं बता रही हूँ कि इसमें कोई लग्जरी नहीं है। यू आर नॉट ईटिंग आउट, यू आर नॉट गोइंग फॉर फैंसी रेस्टोरेंट्स एंड ऑल। ये बेसिक जो ग्रोसरी है ना वो है, लाइक के किड्स के ऑब्वियसली बच्चे हैं आपके, तो बच्चों के स्नैक बॉक्स, उनके लंच बॉक्स आइटम्स, उनका फ्रूट, उनका मिल्क, उनका ब्रेकफास्ट आइटम, और ऑब्वियसली आपका अपना जो फूड का खर्चा है वो, ये सब चीज़ें मिला के आराम से महीने का आपका $500 से $700 मैं कहूँगी आराम से आपका ग्रोसरी पे लग जाता है, ठीक है। अगर आप बहुत ही खींच तान के करेंगे तो भी आपका $500 तो कहीं नहीं गया। एंड स्पेशली अगर आपने हलाल मीट वगैरह लेना है तो वो, क्योंकि हमारी ग्रोसरी एक जगह से नहीं होती, वी हैव टू गो फॉर सम थिंग्स, आई हैव टू गो टू कॉस्को, फॉर सम थिंग्स आई हैव टू गो टू वॉलमार्ट और नो फ्रिल्स और फ्रेशको और फोर्टिनोज, मतलब कोई भी ग्रोसरी स्टोर आप कह लें। और हलाल चीज़ों के लिए ऑब्वियसली हमें हलाल स्टोर्स पे भी जाना पड़ता है, जो पाकिस्तानी देसी ग्रोसरी स्टोर्स हैं उन पे आपको जाना पड़ता है, जैसे इकबाल फूड हो गया और डिफरेंट ग्रोसरी स्टोर्स हैं। सो उन पे आप जाते हैं, वहाँ से आप ग्रोसरी करते हैं। सो मिला के $500 से $800 आपका कहीं नहीं गया महीने का। कम से कम इतना तो आपका खर्चा होता ही है ग्रोसरी पे। आप ग्रोसरी स्टोर जाए ना, बच्चों की सिर्फ स्नैक्स की कोई चीज़ें लेने जाऊँ ना अगर मैं, तो $60-70 $80 तो कहीं नहीं जाता ना, लाइक मतलब एक हफ़्ते का मैं ये बता रही हूँ कि क्योंकि मैं इसका एक हफ़्ते का फ्रूट और इसके स्नैक बॉक्स लंच बॉक्स के लिए जो चीज़ें मैं लेके आती हूँ वो $60-70 से कहीं कम नहीं होता। फिर उसके साथ साथ आपको ऑब्वियसली आपके लॉन्ड्री के लिए आपको डिटर्जेंट्स वगैरह चाहिए, सब कुछ चाहिए, टिश्यूज़ वगैरह चाहिए। सो वो सारी चीज़ें मिला के बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। उसके बाद तीसरा आपका मेन जो खर्चा है दैट इज़ आपका ट्रैवल, ठीक है। अगर आपके पास गाड़ी है तो आपका गाड़ी का खर्चा है, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो फिर ज़ाहिर है आप जो लोकल बस सर्विसेज हो गई या उबर होगी या जो भी आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, गो ट्रेन्स वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं अपनी जॉब को पे जाने के लिए, बच्चों को लेने के लिए, ग्रोसरीज करने के लिए, सो वो सारी जो है ना वो ऐड इन होती हैं। मैं चूँकि गाड़ी चलाती हूँ इसलिए मुझे बस का या ट्रेन्स का या इन चीज़ों का कोई इतना पता नहीं है, लेकिन इतना मैं ज़रूर बता दूँ कि जो गो ट्रेन है उस पे एटलीस्ट 10 to 12 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं ना, दे आर फ्री, दे कैन ट्रैवल फ्री। सो ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे, एंड इट्स जस्ट ऑन द गो ट्रेन। बाकी जो ट्रेन्स होती हैं उन पे आपको ऑब्वियसली जो ट्रैम्स और जो सबवेज़ हैं उन पे आपको टिकट्स बाय करने पड़ते हैं। मुझे इन चीज़ों का डिटेल में कोई आइडिया नहीं, किसी को है तो प्लीज़ कमेंट कर दें दूसरे लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू। तो फ़र्ज़ करें जैसे मेरे पास गाड़ी है तो गाड़ी का खर्चा मेन खर्चा होता है। अगर आपने गाड़ी लीज़ की हुई है, फ़ाइनेंस की हुई है, तो उसका फ़ाइनेंस का खर्चा है। मेरी गाड़ी का फ़ाइनेंस का खर्चा एटलीस्ट $500 to $700 है पर मंथ। उसके बाद उसकी इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस अब आपके डिपेंड करता है आप कौन से इलाके में रह रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं। इंश्योरेंसेस वेरी फ्रॉम, कार इंश्योरेंस वेरी फ्रॉम $200 to $500, ये मैं मिनिमम बता रही हूँ। लोगों की 600-700 भी है। अगर आपके एक्सीडेंट्स और टिकट्स ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपकी इंश्योरेंस भी बढ़ जाएगी। और या अगर आप बहुत ही हाई एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे हायर नंबर ऑफ़ जो है ना क्लेम्स होते हैं, जैसे ब्रैम्पटन जिस सिटी में मैं रह रही हूँ, यहाँ पे भी एवरेज इंश्योरेंस ज़्यादा ही है मतलब। और सबसे जो मुझे डिफ़िकल्ट चीज़ यहाँ पे लगी ना कनाडा में वो थी इंश्योरेंस। एक
सिंगल इंसान की इंश्योरेंस लाइक एज अ, जब मैं मैरिड थी तो हस्बैंड के साथ मेरी इंश्योरेंस आप समझ लें $100 पर मंथ कम थी। ठीक है, जब आप ये 2 लोग एक ही गाड़ी पे रजिस्टर होते हैं तो आपकी इंश्योरेंस $100 कम होती है। लेकिन जब आप सिंगल रजिस्टर करते हैं ना, लाइक एज अ सोल पर्सन रजिस्टर करते हैं गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए, तो वो आपकी एटलीस्ट $100 पर मंथ आपकी इंश्योरेंस बढ़ जाती है, डिपेंडिंग। मैं अब अपनी सिटी का बता रही हूँ, बाकी सिटीज़ में क्या हिसाब किताब है वो आप अपनी सिटीज़ के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन इतना फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, ये आप लोग खुद भी जज कर सकते हैं कि अगर आप सिंगल ओनरशिप गाड़ी की है आपकी तो आपकी इंश्योरेंस महंगी होगी। अगर आप 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस थोड़ी सस्ती हो जाएगी। सो ये डिफरेंस है। उसके बाद जो है आपका गाड़ी का गैस का ख़र्चा है। गैस भी आप समझ लें $200 से $250 आपका महीने का। लाइक अगर आपने फ्रीक्वेंटली जॉब पे भी जाना है, बच्चों के रन्स हैं, सारा कुछ है, तो एटलीस्ट 150 से 200 तो कहीं नहीं गया, $150-200 आपका गैस का ख़र्चा है। फिर जी अगर आपके बच्चे छोटे हैं, जैसे मेरी बेटी छोटी है, तो डे केयर का भी एक बहुत बड़ा ख़र्चा होता है, उसके बगैर जॉब करना पॉसिबल नहीं होता। और आपको पता ही है कि आयत अब इस स्कूल में जब आयत गई है तो आयत ने डे केयर नहीं लिया, बिकॉज उसके पास अब बस सर्विस है, तो मुझे वो थोड़ी सी लिवरेज मिल जाती है। सुबह मैं उसको बस पे ड्रॉप करती हूँ, वो जाती है स्कूल, और मैं फिर ऑफ़िस चली जाती हूँ। और वापसी पे अब मेरे ऑफ़िस वालों ने मुझे अलाउ किया है कि बेसिकली मैं 3 बजे आ जाती हूँ, 3:30 बजे इसकी बस आती है, इसको पिक करके मैं फिर घर पे आती हूँ, और फिर 2 घंटे जो मेरे रिमेनिंग 2 आवर्स होते हैं मैं घर से करती हूँ। सो मुझे फिर अभी फॉर द टाइम बीइंग डे केयर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने अप्लाई किया हुआ है इसका, बिकॉज नेक्स्ट स्कूल ईयर के लिए ऑब्वियसली मैं इसका जो है ना इसकी डे केयर का देखूँगी, क्योंकि लॉन्ग रन में ऑब्वियसली कोई भी जॉब आपको इस तरह से अलाउ नहीं करती है। आई एम ब्लेस्ड के दे अंडरस्टूड माई सिचुएशन एंड दे अलाउड मी फॉर दिस ईयर, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर माई मैनेजर्स और जो भी जिन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया ऑब्वियसली। सो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आपको जो है ना लोग जज नहीं करते हैं चीज़ों पे। जैसे मैं स्ट्रॉलर के बगैर वॉक नहीं करती हूँ, मुझे लगता था कि मैं स्ट्रॉलर के साथ वॉक करूँगी तो कोई मुझे जॉब नहीं देगा, कोई जो है ना मतलब वो आपका एक वो स्टीरियोटाइप सा एक वो बना हुआ होता है ना, आपके माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं कि लोग आपको आपकी अपीयरेंस पे लोग आप अगर आप स्कार्फ करते हैं तो वो जो नहीं स्कार्फ करते उनको ज़्यादा तरजीह देंगे, को स्पेशली ये तो वैसे ही लाइक वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये ज़रूर होता है कि यहाँ पे तो ये चीज़ें ज़्यादा फोकस की जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा आपका ख्याल रखा जाता है और आपके रिलीजन को, आपकी बिलीव्स को, आपकी नॉर्म्स को, आपकी वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट दी जाती है। सो विच इज़ रियली 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 अ ग्रेट थिंग। बाकी बात स्टार्ट हुई थी डे केयर की कॉस्ट की, तो डे केयर की कॉस्ट होती है नॉर्मली 800 to 1500 काइंड ऑफ 1700-1800 पर मंथ। अगर आपको सब्सिडी मिल जाए तो सब्सिडी के साथ आपको डिपेंड करता है प्रोविंस पे, सो $200 to $600 आराम से आपकी कॉस्ट आ जाती है। और सिंगल मॉम्स के लिए बेसिकली डे केयर जो है ना वो लिटरली सर्वाइवल का पार्ट है, बिकॉज इसके बगैर जो है ना आपका गुजारा नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि सैलरी जॉब से ज़्यादा डे केयर ली जाती है। बाकी जी अब बात करते हैं कुछ यूटिलिटी बिल्स के बारे में। कुछ नॉर्मल जॉब के एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट होती हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप हाइड्रो भी पे करेंगे, सो वो आई वुड से $50 to $70 पर मंथ। वाईफाई इंटरनेट आपका अराउंड $60, मेरा $60 का है, $40 to $60 में आपको अच्छा इंटरनेट मिल जाता है। फ़ोन प्लान्स भी इसी तरह आप डिपेंड करता है, अब आपने फ़ोन नया लेना है तो वो ज़्यादा एडेड होगा, लेकिन अदरवाइज़ $40 to $60 के आपको फ़ोन प्लान्स भी मिल जाते हैं विदाउट अ फ़ोन लाइन। फ़ोन बेसिकली जस्ट अ लाइन एंड द कॉस्ट फॉर दैट। बाकी हीटिंग चार्जेस ये बिल्डिंग्स वगैरह में इंक्लूडेड होते हैं, सो इनका एक्स्ट्रा कोई आपका ख़र्चा नहीं होता। उसके अलावा भी और बहुत सारी नीड्स होती हैं जो ओकेजनल, जो बेसिकली डिफरेंट टाइम्स के साथ आपकी ज़िंदगी में आती हैं, जैसे कि बच्चों की जैकेट्स हो गई, शूज़ हो गए, स्कूल का होमवर्क हो गया। बच्चे जल्दी ग्रो करते हैं, ऑब्वियसली उनकी नीड्स हर महीने बढ़ती रहती हैं। सो स्कूल सप्लाईज हो गई, क्लोथ्स हो गए, शूज़ हो गई, अदर एक्टिविटीज़ वगैरह हो गई, तो $60 to $120 पर मंथ आप समझ लें कि ये इन चीज़ों के लिए भी आपके कभी कभी बच्चों के स्कूल के ट्रिप्स होते हैं, इवेंट्स होती हैं, कोई गिफ्ट्स वगैरह होते हैं, लाइक मतलब डिपेंड करता है आप कितना बच्चे को कितनी लिवरेज दे रहे हो, कौन सी एज में है, सो वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं।
उसके अलावा जी कुछ इमरजेंसी कॉस्ट होती हैं, अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट होती हैं, जो जैसे अगर आप गाड़ी है तो गाड़ी की रिपेयर होगी, कोई मेडिसिन आपने लेनी है, उसके अलावा डॉक्टर का विज़िट हो गया। डॉक्टर के विज़िट्स तो फ्री होते हैं, लेकिन मेडिसिन मोस्टली मेडिसिन ओवर द काउंटर होती हैं। 2 आप लोगों के पास इंश्योरेंस होती है काम की तरफ से, लेकिन बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आपको ओवर द काउंटर ही बाय करनी पड़ती हैं। तो वो भी एक एडेड खर्चा होता है। एक्स्ट्रा ग्रॉसरीज हो गई, लाइक मतलब जैसा भी टिश्यू पेपर ये आप रोज़ हर महीने नहीं जाके लेते हैं। सो 5-6 महीने बाद, आपके 3-4 महीने बाद ये चीज़ें भी आपकी कॉस्ट में ऐड होती रहती हैं। उसके बाद विंटर जैकेट्स, विंटर बूट्स, ब्रेक डाउन्स, कुछ भी आपका कोई बर्थडे आ गई, किसी का गिफ्ट देना पड़ गया, सो इन सब के लिए भी आप हर महीने $100 से $200 जो है ना वो साइड पे रखना ज़रूरी होता है। बाकी जी सिंगल मॉम के पास कोई बैकअप नहीं होता, हम खुद ही सपोर्ट सिस्टम होते हैं अपने, सो इसलिए हमें सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी होती हैं। सो टोटल फाइनल जो कॉस्ट है, जो रियलिटी चेक है, वो अराउंड 3500 to 4000 4500 आराम से होता है। सो ये है बेसिकली टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर अ सिंगल पेरेंट इन कैनेडा। ऑफ कोर्स आपकी जॉब, आपकी ये सारी चीज़ें, आपका अगर आप न्यू आए हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स, बच्चों के बेनिफिट्स, वो सारी चीज़ें भी आपको मिलती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपकी जॉब बेहतर होती जाती है और जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती जाती है, सो चाइल्ड बेनिफिट भी कम होता जाता है। सो माइंड दैट इन, ये नहीं है कि बच्चा 18 साल तक आपके बच्चे को एक ही सर्टेन अमाउंट मिलती रहेगी, ऐसा नहीं होता। वो आपकी इनकम के हिसाब से, आपकी फैमिली इनकम के हिसाब से, प्लस आपकी बच्चे की एज के हिसाब से वो पैसे कम ज़्यादा होते रहते हैं। ठीक है, कम ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, याद रखियो। लेकिन फिर भी देखा जाए, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि मेरे विंडो से ये व्यू आपको नज़र आ रहा है, कनाडा खूबसूरत है, सेफ़ है। सबसे मेन चीज़ जो है ना कि सेफ़ है, अपॉर्चुनिटीज़ देता है। लेकिन सिंगल मॉम की लाइफ जो है ना वो यहाँ पे इजी नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट इजी, बट इट्स नॉट इवन इम्पॉसिबल। आई एम राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई एम डूइंग इट ऑन माई ओन। सो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ पॉसिबल होती है, आपने सिर्फ राइट स्टेप्स राइट टाइम पे लेने होते हैं। हर दिन एक चैलेंज होता है, लेकिन अपने बच्चों की एक मुस्कुराहट जब आपको नज़र आती है ना, तो आपकी सारी थकन, सारी की सारी मेहनत जो है ना वो वसूल हो जाती है। सो ऑब्वियसली अगर आप न्यू इमिग्रेंट हैं या आप अभी भी अकेले बच्चों को रेज़ कर रही हैं, तो याद रखें आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप कैपेबल हैं, और आपका हर दिन जो है ना वो एक सक्सेस है। तो फाइनली जी एंड पे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ पे न्यू इमिग्रेंट हैं या एज अ सिंगल पेरेंट यहाँ पे बच्चों के साथ अपने लाइफ गुजार रही हैं या रह रही हैं, सो एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर कैपेबल, दैट्स वाई यू आर हेयर। और आपका हर दिन जो है ना वो एक नई उम्मीद, एक नई, वो कहते हैं ना, उम्मीद की किरण, एक नई सक्सेस लेके आता है। सो अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लाइक यू कैन डू वंडर्स, सीरियसली। देयर इज़ नो लिमिट्स, you have to just work hard and focus on your career, focus on yourself, focus on your kids, डिस्पाइट इस चीज़ के कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। वो कल भी मैं जो है ना एक एक्टर है उनका इंटरव्यू कहीं पे देख रही थी। सो ही सेड कि आप लोगों को खुश करने नहीं आए इस दुनिया में, किसी को खुश करने नहीं आए हैं हम लोग। लोग क्या कहते हैं, लोग यहाँ पे मेरी वीडियो के नीचे क्या कमेंट देते हैं, आई डोंट केयर। ठीक है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं एज अ सिंगल मदर आपको अपनी जर्नी बता रही हूँ, अपनी बेटी के लिए चीज़ें डॉक्यूमेंट कर रही हूँ, चाहे वो गुड चीज़ें हैं चाहे वो बैड चीज़ें हैं। मैं आई बिलीव कि आई शुड डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। ज़िंदगी सिर्फ खुशियों का नाम नहीं है और ज़िंदगी सिर्फ दुखों का नाम भी नहीं है। ज़िंदगी हमेशा तभी चलती है जब ज़िंदगी में खुशियाँ और दुख साथ साथ हो। ठीक है, कभी भी किसी के साथ भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी इंसान को ज़िंदगी में कोई दुख ना मिला, और कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता कि जिस इंसान को ज़िंदगी में कोई खुशी ना मिली हो। हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव अप्स एंड डाउन्स लाइफ का हिस्सा रहे हैं, और हमेशा इसी का नाम, वो कहते हैं ना, ज़िंदगी है, इसी का नाम दुनिया है, और इसी तरह ये चलती है। सो नेवर थिंक कि आप अगर अपनी नेगेटिव साइड दिखा रहे हैं तो आप अपने बच्चों को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे। आपके बच्चे उस चीज़ से गलत इम्पैक्ट लेंगे, आपके बच्चे उस चीज़ से पॉजिटिव इम्पैक्ट लेंगे
क्योंकि जब आपके बच्चे आपकी वो स्ट्रगल देखेंगे ना, जो स्ट्रगल आप पीछे करके आए हो, जब एक दफ़ा वो कहते हैं ना, जब बिल्डिंग खड़ी हो जाती है तो उसके पीछे की गई मेहनत के, किसी से वो कोई चीज़ गिर गई थी, किसी से कोई चीज़, शीशा टूट गया था, लगाते हुए करते हुए, कुछ भी कोई भी लाइक नेगेटिव चीज़ें, कोई चीज़ को, उन चीज़ों को याद नहीं रखता। याद रखा जाता है हमेशा सिर्फ कि वो बिल्डिंग बन गई है। लेकिन अगर आप उस बिल्डिंग के बनने का प्रोसेस भी रिकॉर्ड करें ना, तो फिर आगे आने वाले लोगों को पता लगेगा कि हाँ वाकई ये बिल्डिंग ऐसे 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 बनी थी। जितनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जितनी बड़ी जो इनोवेशंस होती हैं, जितनी बड़ी ईजादात होती हैं, उन सब को रिकॉर्ड किया जाता है ताकि आगे से आने वाले लोग उनको उससे बेहतर कर सकें, या उससे बेहतर कोई चीज़ बना सकें, या एटलीस्ट उसका तो वो देख सकें ना कि इसके पीछे क्या जर्नी रही है। सो माई point of view of recording everything here is, first of all, I want my daughter to, when she grows up, she should listen to all this. Inshallah she will. She's still seeing my journey as well. वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी एज के हिसाब से ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव, बहुत सेंसिबल है. सो शी नोज़ एवरीथिंग. बट ये चीज़ें दिखा के मैं उसको वीक नहीं करूँगी. ये चीज़ें दिखा के मैं उसको स्ट्रॉन्ग करूँगी. क्योंकि अगर आप बच्चों को हमेशा अपने, वो कहते हैं ना, परों के नीचे छुपा के रखेंगे, उनको सिर्फ खुशियाँ दिखाएंगे, तो वो दुखों से लड़ना, दुखों से जीतना कभी भी नहीं सीख सकते. उनको आप उन सिचुएशंस में ज़रूर डालें कि उनको वो चीज़ों से लाइक फ़ाइट करने का, उन चीज़ों से टैकल करने का, उन चीज़ों को कि कैसे उन चीज़ों को पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, क्या करना है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों का इम्पैक्ट लाना है, वो चीज़ें उनको ज़रूर आनी चाहिए. क्योंकि अदरवाइज़ जब ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, खुदा न खास्ता, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि इंसान एक दफ़ा ज़रूर टूटता है. और वो उस वक़्त जो है ना, अगर आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई हो ना कि आप अप्स एंड डाउन से मतलब टैकल करते आ रहे हैं, आप स्ट्रगल्स को देखते आ रहे हैं, तो वो इंसान ज़्यादा बेहतर तरीके से उन चीज़ों को टैकल कर सकता है रादर दैन उस इंसान के जिसने ज़िंदगी में कभी कोई दुख देखा ही नहीं है, कभी कोई खुशी, कभी कोई गम देखा ही नहीं है. तो उसको क्या पता कि उसने गम के टाइम पे करना क्या है. ठीक है, जब तक, वो कहते हैं ना, इसको मैं इस चीज़ से रिलेट करूँगी कि जब तक आपके अपने माँ बाप, अल्लाह सबके माँ बाप को सेहत ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन, समेत मेरी अम्मी के. लेकिन जब तक आपके माँ बाप इस दुनिया से जाते नहीं है ना, या उनमें से कोई एक इस दुनिया से जाता नहीं है ना, आपको दूसरे का दुख महसूस नहीं होता कि वो उसके पेरेंट्स इस दुनिया से चले गए हैं, तो वो कैसा फील करता होगा. क्योंकि आप उस खुशी में होते हैं कि आपने एक फ़ोन उठाया, आपने कहा हेलो अब्बू, हेलो अम्मी, आपने बात करनी शुरू कर दी. आपको वो दुख कभी फील नहीं होगा कि जब वो इंसान रात को बैठ के रोता है कि काश इस टाइम मेरे अब्बू होते तो मैं उनसे ये बात करती, मैं उनसे ये चीज़ शेयर करती है, मैं उनसे वो चीज़ शेयर करती है, काश मैं अपनी अम्मी से ये चीज़ शेयर कर पाती. सो ये चीज़ें हमेशा दुख वही इंसान समझता है जो उस दुख से गुज़रा हो. सो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहती कि आप अपने बच्चों को हमेशा दुख ही दिखाएं या हमेशा खुशियाँ ही दिखाएं. उनको जो है ना, म्याना रवि का रास्ता इख्तियार करने की ज़रूर हिम्मत दें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है. ज़िंदगी कहीं पे भी आसान नहीं होती है, उसको आसान बनाना पड़ता है, और उसके लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं. सो अपने बच्चों को रेनी डेज़ के लिए ज़रूर रेडी रखें. आज आप हैं उनके सरों पे, कल आप अगर नहीं भी होंगे ना, या चलो ज़रूरी नहीं है कि आप इस दुनिया से ही चले जाएंगे तो वो आप उनकी ज़िंदगी में नहीं होंगे. आप, मेरी अम्मी अब इस वक्त मेरे पास नहीं है. देयर आर सो मैनी थिंग्स विच आई हैव टू टेक द डिसीजन राइट देयर एंड देन. ठीक है, शी कांट बी ऑन एवरी सिचुएशन. सो वो दूर बैठी हुई हैं. आपके बच्चे भी जब दूर पढ़ने जाएंगे, कहीं जॉब करने जाएंगे, कुछ भी लाइक आपसे दूर होंगे, स्पेशली बेटियां जो माँ बाप से दूर चली जाती हैं, अपने घरों में चली जाती हैं. सो आपको उनके डेली 24 घंटे नहीं पता होते, वो वही 10 मिनट पता होते हैं जो वो आपको कॉल करते हैं या जो वो आपको बताना चाहते हैं. सो उनको जो है ना, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करना हमारा काम है. सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू मेक माई डॉटर एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल सो दैट शी कैन लर्न to fight with and tackle with things. That's my point of view. I don't know, I might be wrong, but that's my point of view and that's how I'm raising her. And alhamdulillah, I am doing my best. बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है. अल्लाह ताला जो भी करेंगे हमारी ज़िंदगी में वो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा.
डिस्कसिंग योर ओन प्रॉब्लम डजेंट मीन दैट यू आर जस्ट कि आप नाशुक्रे हैं या आप अल्लाह की ज़ात से खुश नहीं हैं. ऐसा नहीं होता. डिस्कसिंग योर प्रॉब्लम मीन्स गिविंग स्ट्रेंथ एंड मोटिवेशन टू अदर जो उस सेम सिचुएशन से या उस सिमिलर सिचुएशन से गुजरने वाले हैं या गुजर चुके हैं या रिकवर कर रहे हैं, तो वो आपके एक्सपीरियंस से कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं. दैट्स ऑल माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ एंड दैट्स ऑल वाई आई एम हेयर फॉर. सो एनीवे, उम्मीद है जी आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा. काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी डिटेल किस्म का व्लॉग मैंने बनाया. आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा. अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. इस तरह के और व्लॉग अगर आपको चाहिए और आप चाहते हैं कि मैं आपसे डिस्कस करूं कि मैं कैसे बजट करती हूँ अपनी लाइफ को, कैसे मेरी पर्सनल सेविंग टिप्स क्या हैं, तो ज़रूर मुझे कहिएगा. मैं आप लोगों के लिए डिटेल किस्म के इस टॉपिक पे, स्पेसिफिक टॉपिक्स पे भी व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी. डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरी बेटी के लिए बहुत ज़रूरी है. सो कीप अस इन योर प्रेयर्स. मुझे और आयत को अपनी दुआ में याद रखिएगा. अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा. मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. खुश रहे, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहे. बाय बाय.